हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा पर। कैसे हैं बच्चों आप सभी, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है एप्लीकेशन पर। जी 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 बोलिए। एक मिनट रुको यार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की आज दूसरी क्लास है और 2 क्लास अभी आपकी ज्योग्राफी की भी बची हुई हैं। तो वो क्लास आपकी या तो फ्राइडे होंगी या सैटरडे होंगी, ये आप याद रखिएगा बच्चों कि वो जो दोनों क्लास आपकी बची हुई हैं ये तो फ्राइडे हो जाएंगी या सैटरडे हो जाएंगी। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं कोशिश करूँगा उन दोनों क्लासों को आपकी सैटरडे लेने के लिए। बच्चों आज आपको पता होगा कि मैं सुबह से थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ऐसी हालत में नहीं रहते, आज ऐसे कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुझे स्टोन प्रॉब्लम है सुबह से। आज बहुत तेज़ दर्द है, दर्द की पीड़ा इतनी है कि सही नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी आपकी क्लास ली जा रही है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। नहीं बेटा, प्रज्ञान भी अभी ठीक नहीं है, प्रज्ञान का ट्रीटमेंट भी चल रहा है अभी। चलो, तो बच्चों आज कोई भी बच्चा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा कि सर ये क्या है वो क्या है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप पूछिएगा ज़रूर। और बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आपका टॉपिक क्या था कल? कल आपका टॉपिक क्या था बेटा? आपका टॉपिक चल रहा था मेरे प्यारे साथियों, क्या टॉपिक था आपका? ये चल रहा था 5 ईयर प्लानिंग। और 5 ईयर प्लानिंग को हमने पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों? आज हम आपके लिए बेटा लेकर आएंगे पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा और दूसरी का क्या रहा, वो मैं बताने वाला हूं। तो शायद मैंने पहली तो आपको बता दी थी। पहली जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो तो मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। मैंने यहाँ पे 3 बातें आपको बताई थी बेटा। वो 3 बातें कौन कौन सी थी कि इस पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था वो सिर्फ था एग्रीकल्चर को डेवलप करना। किसको डेवलप करना भैया? एग्रीकल्चर को। ये आप याद रखना, इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट है सिर्फ एग्रीकल्चर को डेवलप करना। मेरे प्यारे बच्चों, ये वो सवाल है जो आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग को कब स्टेब्लिश किया गया है। तो आप लोग बताएंगे सर जी 1951 से लेकर और 1956 तक ये हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग रही है। 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग रही है। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस योजना को किस मॉडल पर डिसाइड किया गया था? तो मॉडल का नाम था बेटा हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या नाम था दोस्तों? हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी और हमारा टारगेट था कि कृषि को डेवलप करना है। अच्छा, हम लोगों का टारगेट कृषि को डेवलप करना क्यों था? क्या बता सकते हो कोई बच्चा? कृषि को डेवलप करना हमारा टारगेट क्यों था? कोई बता पाएगा? कृषि को ही डेवलप करना हमारा टारगेट क्यों था? कृषि को टारगेट करना ही हमारा डेवलप क्यों था? मतलब कृषि को डेवलप करना ही हमारा टारगेट क्यों था? वो टारगेट इसलिए था क्योंकि हम लोग बेटा पहले से ही एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे और हमारे अपनी जो इकोनॉमी है उसको अच्छी करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमने क्या किया बेटा? अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमने एग्रीकल्चर को डेवलप किया।
है ना। लेकिन हमारा कुछ टारगेट था, और वो टारगेट क्या था बेटा, ये देखिएगा। अगर मैं टारगेट की बात करूं, इस योजना की जो लक्षित वृद्धि थी वो 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6 रही। बच्चों ये सवाल आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जो पेपर में आ सकता है आपके पेपर में वो क्या है भाई, अगर आप लोग एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हो तो बताओ पानी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते हैं तो ये बताओ पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। सर बिल्कुल पड़ेगी। अगर आप एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हो तो पानी की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो बेटा हमने सिंचाई को सर बोर्ड पे पढ़ाई बेटा, आज नहीं होगा, संतोष ये आज नहीं होगा। आज तो तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने खड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं अपने हाथ ये वाला बिल्कुल हिला नहीं पा रहा हूँ। कारण क्या बच्चों, मेरी इस साइड में बहुत पेन है। कारण मैं आपको बता दूं, कोई सच नहीं बताता है। मुझे स्टोन है, 3 स्टोन, 4.5, 3.8 और एक शायद 7 पॉइंट के आसपास है। उनसे बहुत ज्यादा पेन में मैं हूं। आज मुझे माफ कीजिए, आज पीपीटी से पढ़ लो, कल बिना पीपीटी के पढ़ा दूंगा। सबसे पहला तो ये कि 1952 में, कब बेटा, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 1952 में क्या हुई थी बेटा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इन दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि बताइएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की कब शुरुआत की गई थी। तो बेटा ये की गई थी 1952 में। अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना की शुरुआत की गई, लेकिन तथा सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इन दोनों को आप इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, इन दोनों को आप इंपोर्ट करके लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। दो आपके क्या है मैं आपको बता दूं, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस स्कीम एंड मैनी इरिगेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कौन कौन से भैया, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। इन दोनों को कब शुरू किया गया था। तो भैया सर ऑपरेशन होगा क्या, अभी कुछ नहीं कह सकते यार, ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना करो ऑपरेशन ना हुआ नूरानी, बिना ऑपरेशन के ये ठीक हो जाए। ऑपरेशन कराना कोई शौक नहीं होता यार, देखते हैं बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए। अब आ जाओ दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। जब हम देखिए मैं बस आपको 5 पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा, अच्छा है, उसके बाद आगे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको सिर्फ 6th 5 ईयर प्लानिंग पढ़ाऊंगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जैसे आते हैं तो वो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब बच्चों बात आती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से होती है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 से 1956 तक। हमारे भारत में जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग चलती है, चलो तो दोस्तों कहने का मतलब ये था, जब हम लोग अब कृषि को डेवलप कर चुके हैं तो कृषि के बाद में आप बच्चों जब कृषि को डेवलप किया तो इसके बाद में अब हम लोग इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। जब हम लोग इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, अब बच्चों एक बच्ची ने आज ऐसा कमेंट्स किया है जिस कमेंट्स को सुनकर ही मुझे दुख हुआ है। उसका नाम है निक्की यादव। उन्होंने कहा सर आप इतना बीमार क्यों पड़ते हो। अब मैं भगवान जी से कहता हूं कि भगवान जी मुझे बीमार करो। मैंने भगवान जी से बोला भगवान जी मुझे बीमार कर दीजिएगा, मैं जो सही रहता हूं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे आप बीमार करके भेजो। क्या गुड़िया हो यार, आप क्या कमेंट्स किया है, आपके लिए तालियां बजवा दूं। भाई बोलती और भाई के लिए ऐसा कमेंट्स करके शर्म नहीं आई। चलो तो दोस्तों कहने का मतलब क्या था कि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था मेरे प्यारे साथियों, उसका टारगेट था एग्रीकल्चर को डेवलप करना। अब एग्रीकल्चर फर्स्ट में था, लेकिन यहां क्या था, इंडस्ट्री को डेवलप करना। क्या करना दोस्तों, इंडस्ट्री को डेवलप करना। लेकिन इसे किस मॉडल पर, इसे रखा गया था पीसी महालनोबिस मॉडल पर रखा गया था। किस पर रखा गया था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर इसे आधारित किया गया था। इनका टारगेट था समाजवादी की स्थापना करना, समाजवाद, ये समाज की स्थापना करना, ये इनका टारगेट था, है ना। चलिए अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भारी उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता दी गई। सिर्फ आपको ये पॉइंट देखना है भैया, इसमें भारी उद्योगों को अधिक प्राथमिकता दी गई, बस आपको और कुछ नहीं पढ़ना। समझ रहे हो भैया।
इन दिस प्रायोरिटी वाज गिवन टू हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स। बस आपको 2 लाइन याद रखनी है, 2 लाइन आपको याद रखनी है बच्चों। एक तो ये कि यहां पर सिर्फ इंडस्ट्री को डेवलप किया गया, और जो मॉडल था उस मॉडल का नाम था पीसी महानलोबिस। क्या नाम था दोस्तों? पीसी महानलोबिस मॉडल था। ये बात आप याद रखिएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं बच्चों, आपका एग्जाम अगर ना होता ना तो मैं आपकी क्लास लेने बिल्कुल ना आता। मैं जानता हूं कि कई सारे एग्जाम की डेट आ चुकी है और इस समय मेरा घर पर रुकना ठीक नहीं है, आपका पेपर में जाना जरूरी है। अगले पॉइंट पर आइएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा? अगला पॉइंट ये कहता है कि अब विश्व के अलग अलग देश हमारी हेल्प करेंगे। मैंने कहा था कि जब आपके घर में कमजोरी होगी, आपके पैसा नहीं होगा, तो आपके दोस्त भी आपसे रूठ जाएंगे, आपके यार रिश्तेदार भी आपसे जुदा हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आएगा वो सब आपके हो जाएंगे। ये मैंने आपसे कहा था ना, जब तक हम गुलाम रहे कोई देश भारत की मदद करने नहीं आया, और जब हम जैसे गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले तो विश्व के अलग अलग देश हमारी मदद करने आ जाते हैं। और वो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में, जब इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाने लगे थे। बच्चों ये हम लोगों ने खुद नहीं लगाए थे, ये मैं आपको बता दूं, ये हम लोगों ने खुद नहीं लगाए थे, हमारी मदद की थी दूसरी कंट्रियों ने, तब जाकर हमने ये लगाए थे। सवाल पूछा जाता है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट कब लगा, भिलाई और राउरकेला प्लांट कब खोले गए, तो आप बताओगे सर 1956 से लेके 61 तक जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग रही थी उसके दौरान ये स्टेब्लिश किए गए। लेकिन इसमें भारतीयों के साथ साथ विदेशियों ने भी मदद की थी। जैसे अगर हम बात करें, देखो साथियों, राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग से खोला गया। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से खोला गया। आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। मैंने बताया था ना, जब तक हम लोग गुलाम रहे किसी देश ने मदद नहीं की, और जब आजाद हो गए तो बच्चों दूसरे देश हमारी मदद करने लगते हैं, जिनमें मैंने पहला ही उठाया जर्मनी। और बच्चों अगर मैं जर्मनी से बात करूं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने क्या लिया है? अगर मैं आपसे पूछूं जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो दोस्तों जर्मनी के संविधान से हमने लिया बेटा क्या? इमरजेंसी। हमने जर्मनी से क्या लिया बेटा? आपातकाल। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल, जो कि आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं दोस्तों। अगला देखिए, बात आती है वर्ष 1959 में, ये जो भिलाई खोला गया था ना, भिलाई बेटा छत्तीसगढ़ में, ये रसिया के सहयोग से खोला गया था। ये किसके सहयोग से खोला गया था? ये रसिया के सहयोग से। इसका मतलब हाँ बेटा, आपात उपबंध को ही आपातकाल बोला जाता है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बस आपसे ये पूछता है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार की इमरजेंसी हैं, तो आप बता सकते हो कितने प्रकार की हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, पहली होती है नेशनल इमरजेंसी, पहली होती है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में है। फिर होती है आपकी प्रेसिडेंट रूल, जो कि आपकी होती है बेटा 356 में। और एक होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आपकी 360 में है। 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे देश में लगती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइएगा नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, तो आप लोग बताओगे। एक्सटर्नल और इंटरनल अलग हैं, उनको छोड़ दो कि एक्सटर्नल कौन सी होती है, इंटरनल कौन सी होती है। अभी पहले देख लो, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहली होती है नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, कोई बता पाएगा? नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? जब कोई दूसरा देश हमारे देश पर अटैक कर देता है, तब नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ती है। बात क्लियर हो गया? और पहली बार जो लगी थी वो लगी थी 1962 में, जब हमारे देश पर चाइना ने अटैक किया था। जब हमारे देश पर किसने अटैक किया था बच्चों? चाइना ने अटैक किया था। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेसिडेंट रूल कहां लगता है, प्रेसिडेंट रूल कहां लगता है बच्चों? प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में, जैसे मान लो यूपी में लग गया, एमपी में लग गया, या बिहार में लग गया, या मणिपुर में लग गया, पर्टिकुलर एक स्टेट में लगेगा। और इसके बाद ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। ये आज तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। ध्यान रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में आज तक एक भी बार नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लग चुकी है।
आइएगा जरा, इसका मतलब आप लोगों ने दो देखे, एक जर्मनी का सहयोग देखा, एक आपने रूस देखा। बेटा रूस के संविधान से हमने क्या लिया है संतोष? रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? तो बेटा रूस के संविधान से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यहां से लिया है, यानी कि मूल कर्तव्य। अगर आपसे कोई पूछता हो कि बताइए मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में है, तो 51 के ए पार्ट में है। अब देखो आपके एक क्वेश्चन के साथ में मैं कितने क्वेश्चन आपको करा के चल रहा हूं। इसके बाद जब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं, सर अभी आपने ये नहीं बताया कि जो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लगा है, इसे दुर्गापुर बनाने में हमारी मदद करने वाले कौन थे? बच्चों दुर्गापुर की अगर मैं बात करूं तो दुर्गापुर की मदद करने वाले थे बेटा यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके ने भारत की मदद की थी। यूके ने भारत की मदद की थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में सन 1964 में लगाया गया था, लेकिन इसमें भी भारत की मदद करने के लिए आगे आया था रसिया। क्या आया था बच्चों? रसिया। इस 5 ईयर प्लानिंग का जो टारगेट था वो टारगेट था बेटा 4.5। कितना था? 4.5। लेकिन ये अचीव कितना कर पाए थे? अचीव कर पाए थे बेटा 4.27%। तो लगभग लगभग इसे आप सक्सेस कहोगे या अनसक्सेसफुल कहोगे? आप बताओ, इसे आप लोग सक्सेस कहोगे या अनसक्सेस कहोगे? बेटा इसे आप सक्सेस कहोगे। अनसक्सेस तो तब होता जब ये 1.27 होता, जब ये 2.27 होता। अब तो लगभग ये 90% से भी ज्यादा ये हासिल कर चुके हैं, तो सक्सेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भैया। दुर्गापुर स्टील प्लांट इज द वेस्ट बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1962 विद इन द क्या लिखा भैया? कॉर्पोरेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल ठीक है, ओके, डन डन डन। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर आता हूं तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। बेटा तीसरी पंचवर्षीय योजना, अब आप खुद बताओ, हमारा टारगेट था 5.6, लेकिन हम अचीव कितना पर कर पाए थे? 2.5। तो बच्चों क्या बताओ, हम लोग सक्सेस रहे या अनसक्सेस रहे? आप खुद बताओ। हमारा टारगेट था 5.6, लेकिन हम लोग टारगेट कितना अचीव कर पाए? अचीव कर पाए हम लोग 2.5। तो बेटा हम लोग अनसक्सेस रहे। हम लोग कैसे रहे? हम लोग अनसक्सेस रहे। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि भारत पर दो बड़े देशों ने अटैक कर दिया। और दो बड़े देश कौन कौन से थे मैं आपको बता दूं। एक बड़ा देश बेटा पहला आप जानते हैं 1962 में किसने अटैक किया? सर चाइना ने अटैक किया। किसने? चाइना ने अटैक किया। इसके बाद अगर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं 1965, तो बेटवा पाकिस्तान ने अटैक किया। किसने? पाकिस्तान ने अटैक किया। और हमारी जो एक तरीके से अचीवमेंट था वो हम लोग नहीं कर पाए अचीव, है ना। देख लो आप, द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5.6%। आप देखो बच्चों, हमारा टारगेट कितना? ग्रोथ हमें कितनी करनी है भाई? हमें ग्रोथ इतनी करनी है। हम लोग पिछली बार थे 4.25, हम लोग थे 4.27, हमने अचीव किया था। अब हमने टारगेट रखा कि इस बार हम कम से कम 5.6 टारगेट रखते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव के स्थान पर नेगेटिव में चले गए। उसका कारण यह था कि दो बड़े देशों ने हम पर आक्रमण कर दिए। एक तरफ चाइना था और एक तरफ पाकिस्तान था। इस तरीके से इस 5 ईयर प्लानिंग को सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल माना जाता है। बात क्लियर होगी भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो आप लोग कि इस दौरान भारत पर दो बड़े देशों ने आक्रमण कर दिए और फिर बीच में भारत में सूखा भी पड़ गया था। बारिश ना पड़ने की वजह से, बारिश नहीं पड़ी थी तो सूखा पड़ गया कई जगह पर। इसकी विफलता के कारण सरकार को 1966 से 1969 तक योजना करनी पड़ी, योजना अवकाश। इसीलिए भारत में पहला प्लानिंग हॉलिडे, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पहला प्लानिंग हॉलिडे कब से कब तक रहा? आप लोग बताएंगे मुझे एक बार जरा। देखिए, जो भारत में पहला 5 ईयर प्लानिंग रहा तो मेरे प्यारे बच्चों वो 3 साल के लिए रहा, 1966 से लेकर और 1969 तक। बच्चों यहां तक मैंने आपको 3 5 ईयर प्लानिंग बता दी। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, जरा बताओ। मैं वेट करूंगा आपका 1 मिनट, पूरा 1 मिनट मैं आपका वेट करूंगा। किसी को कुछ कहना हो? रिया, अनुराधा, यश सक्सेना, वेदलाल, अगर किसी बच्चे को मुझसे कुछ कहना है, कंचन, तो वो कह सकता है। आप जानते हो कि मेरा डेडिकेशन क्या है,
मैं बच्चों के लिए समर्पित हूं पूरा। अरे बच्चों, मैंने अब तो छोटा सा दर्द है, मैंने तब क्लास लेनी बंद नहीं की जब एक तरीके से मैं जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था मेरा बच्चा, मैं तब क्लास लेनी बंद नहीं की। अब तो ये मेरा पेन है छोटा सा, ठीक है। तो क्लियर हुआ बच्चों। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, कहां पर, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं चौथी पंचवर्षीय योजना। अगर मैं चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो ये पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो बेटा ये रही आपकी 1974 से लेकर 1969 से लेकर 74 तक। लेकिन बच्चों यहां पर एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिस काम को हम लोग बोलते हैं बिटवा क्या, इसरो की स्थापना हुई। किसकी? इसरो की स्थापना हुई। कब बेटा? 1969 में। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। यानी कि इसरो को कब स्टेब्लिश किया गया है? इसरो को स्टेब्लिश किया गया है बेटा 1969 में। 1969 में। और यहीं पर क्या हुआ था बच्चों? 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। यहीं पर आपके जो 14 बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और इस योजना को जो प्रस्तुत किया गया था वो गाडगिल फॉर्मूले के अनुसार प्रस्तुत किया गया था। टारगेट क्या था? टारगेट था स्थिरता के साथ साथ विकास करना और आत्मनिर्भरता की दिशा की ओर प्रगति पर जोर देना। लेकिन बच्चों होगा क्या? यहां पर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। यही सवाल आपके पेपर में आ चुका है कि बताइए इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो आप लोग बताओगे सर इसरो की स्थापना हुई थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आपसे पूछेगा 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ? सर ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें भारत रत्न मिला हो। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इन्हें भारत रत्न कब मिला था? इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इन्हें भारत रत्न अवार्ड से कब सम्मानित किया गया? बच्चों इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 में। कब? 1971 में क्या मिला था बेटा? इन्हें मिला था भारत रत्न। अगर मैं भारत रत्न की बात करूं बच्चों, सबसे पहले मैं इंदिरा गांधी जी की बात करता हूं। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? आयरन लेडी भी कहा जाता है। कई बार पेपर में सवाल आया है कि बताइए आयरन लेडी कौन है, तो वो भी आपकी इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी के वजह से ही पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग किया गया था। ये भी आप याद रख लो बच्चों, आयरन लेडी। इस पंचवर्षीय योजना को भी मैं एक तरीके से विफल ही मानता हूं बेटा। और आप ये ध्यान रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी और इस योजना की जो लक्ष्य थी वो 5.6 थी, लेकिन हम कितना अचीव कर पाए थे? 3.6। तो क्या आप इसे सक्सेस कहोगे या अनसक्सेस कहोगे बच्चों? मैं तो इसे भी बेटा अनसक्सेस ही कहूंगा, क्योंकि हम लोग सक्सेस है ही नहीं। हम लोग सक्सेस अपने आप को तब मानते, मान लो अगर ये 5.6 है तो आप 4.8 होते तो मैं इसको सक्सेस मानता, वरना तो मैं इसको अनसक्सेस मानूंगा। लेकिन ये पूर्णतः अनसक्सेस नहीं थी, ये थोड़ी आप इसे अनसक्सेस कह सकते हो, क्योंकि ये भी आपका लगभग 60% अचीव कर चुकी है। समझ रहे हो ना? ये भी 60% अचीव कर चुकी है। ओके ओके। हाँ ज्योति बताऊंगा गुड़िया, अभी थोड़ा समय का अभाव चल रहा है, बच्चों का पेपर है, मैं 14 नवंबर तक तो कहीं नहीं जा सकता। अगला देखो बच्चों, अगला सवाल आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगर मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि ये पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना जो सिर्फ 4 साल चली है। ये पहली ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो सिर्फ कितने साल तक चली है बच्चों? 4 साल तक चलने वाली एकमात्र पंचवर्षीय योजना है। 4 साल तक, ये 4 साल तक चली गुरुजी, बस 4 साल तक। जी हाँ। और यहीं पर एक नारा दिया गया था,
नारा दिया गया था दोस्तों? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसमें बेटा रोजगार बढ़ाने हैं और गरीबी हटाने का नारा दिया गया है, यानी कि गरीबी को हटाओ। सवाल पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो बच्चों गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो भी आपकी कौन थी बेटा? इंदिरा गांधी जी थी। और इसी समय पर इंटरनल इमरजेंसी भी भारत में लगी थी। समझ रहे हो ना, गरीबी तो नहीं हटी लेकिन गरीब हटा दिए, है ना। चलो, गरीबों के साथ में हमेशा हर कोई मजाक करता रहा है। हो गया भैया? आपको एक बात और ध्यान रखना होगा बच्चों, एक बात और ध्यान रखना होगा। 1978 से लेकर और 1980 तक बेटा ये दूसरी बार क्या रहा है? दूसरा योजना अवकाश रहा है। दूसरा योजना अवकाश, दूसरा योजना अवकाश रहा है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चों, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। अब आ जाओ आप लोग कहां पर, जो मैंने आपको बताया था कि 2 साल के लिए आपकी क्या है बेटा, प्लानिंग हॉलीडे रहेगा। कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी और कांग्रेस पार्टी को खत्म करके, मतलब एक तरीके से जब दूसरी बार भैया एक नई पार्टी आएगी जिसका नाम था जनता पार्टी सरकार। जनता पार्टी की सरकार आएगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना के बदले 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। अब देखो जरा 1 मिनट के लिए, जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिरती है, मैं आपको इसे एक अलग पेज पर समझाता हूं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिरती है, और ये बात कब की है? 1978 की। तो बेटा 1978 से 1980 तक तो जनता पार्टी की सरकार क्या करती है बच्चों? ये उस समय जो प्रधानमंत्री बनते हैं बेटा मोरारजी देसाई। तो जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया और 2 साल का प्लानिंग हॉलीडे ले आए। लेकिन जैसे ही 1980 में फिर से बेटा कौन आती है? 1980 में फिर से कौन आती है बेटा? फिर से कांग्रेस आती है। तो कांग्रेस आकर इसको खत्म कर देती है और बेटा 1980 से लेकर 1985 तक हमारे भारत में 6 5 ईयर प्लानिंग बनाती है। हमारे भारत में 1980 से लेकर 1985 तक भारत में फिर से 5 ईयर प्लानिंग बनती है। यह सवाल कई बार आपके पेपर में आ चुका है। यह सवाल आपके पेपर में कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों। चलें, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो दोस्तों, तो 5 पंचवर्षीय योजना हो गई। अब देखो 6वीं पंचवर्षीय योजना। अगर मैं 6वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल मानी जाती है। ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल मानी जाती है बच्चों। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। कारण देखो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना। गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना, ये इनका टारगेट था। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी? 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसी भैया? नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बच्चे तो ये भी पूछना चाहेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी। बच्चों यहां पर हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था 5.2 का। हमारा जो टारगेट था वो था 5.2 का, लेकिन हमने अचीवमेंट कितना किया है? अचीवमेंट हमने किया 5.7। अब बच्चों आप खुद बताओ कि ये सक्सेसफुल है राकेश या अनसक्सेसफुल है? इस सवाल का जवाब तो बच्चा दे सकता है कि सर ये 5 ईयर प्लानिंग अनसक्सेस नहीं, ये पूर्णतः सक्सेसफुल योजना है। क्योंकि आप जैसे मान कर चलो भाई, आपको 5 दिन में 10 चैप्टर कवर करना है। मैं आपसे कहा भी 5 दिन में 10 चैप्टर कवर करना है। अगर आपने वो चैप्टर 4.2 दिन में, मतलब 4 दिन पूरे और 3 घंटे में पूरे कर लिए, तो मैं कहूंगा यार ये बच्चा तो बड़ा होशियार है। कहूंगा? ये बात ही नहीं कहूंगा। तो बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ 6 पंचवर्षीय योजनाओं से आते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहीं पर 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन फिर से किया गया। यहीं पर क्या किया गया था बच्चों? 6 बैंकों का यहीं पर फिर से 6 बैंक का फिर से क्या किया गया था बच्चों? राष्ट्रीयकरण किया गया। आपसे पूछेगा कि भैया बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरी बार कब हुआ? पहली बार हुआ 1969 में। पहली बार हुआ 1969 में
और बेटा 14 बैंकों का हुआ। 1980 में हुआ दूसरी बार 6 बैंकों का। तो याद रखना भारत में 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ है बैंकों का। एक अब कई बच्चा पूछेंगे सर ये नेशनलाइजेशन क्या होता है। बेटा नेशनलाइजेशन होता है कि वो बैंक भारत सरकार का बैंक होता है। वो बैंक क्या होता है, भारत सरकार का बैंक है। अब क्या फायदा होता है निजीकरण का, जिसे हम लोग बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये क्या इन्हें मैं अभी समझाऊंगा। नेशनलाइजेशन क्या होता है इसे भी अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज के लिए तो तुम मुझे माफी कीजिएगा। आज तो बस मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी अपने आप पे एक एहसान है। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, 7वीं पंचवर्षीय योजना फिर से शुरू कर दी जाती है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई सर, 1985 से लेकर 1990 तक। इसके दौरान कोई खास ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी यहां पर मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इनका टारगेट था उत्पादकता को बढ़ाना है, रोजगार को जुटाना है और समता और न्याय को सुरक्षित करना है ना। चलो बच्चों, इसके बाद ये योजना भी पूरी तरीके से सक्सेस रही थी। ये योजना भी पूरी तरीके से क्या रही थी, क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था 5% और हम लोगों ने अचीव कितना किया था, 6.1%। यानी कि यहां पर भी हम लोगों ने बच्चों 1 मिनट रुक जाओ बस जरा, अब मुझे 1 मिनट का समय दे दो। अगला देखो दोस्तों, तो यहां पे हम लोग सक्सेस रहे। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, 90 से लेकर 92 तक। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये योजना अवकाश क्या है, आज आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, है ना। आज आपको बहुत अच्छे से मैं बता देने वाला हूं। देखो भैया, सवाल है 1990 से लेकर 1992 तक योजना अवकाश रहा। अब ऐसा क्या रहा, जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें राष्ट्रीयकरण समझ में नहीं आया, राष्ट्रीयकरण बता दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीयकरण की अगर मैं बात करूं, बच्चों जो भी साथी ये कह रहे हैं सर हमें राष्ट्रीयकरण बता दीजिएगा क्या होता है, आज तुम्हें ऐसा बता दूंगा कि तुम्हें दोबारा लाइफ में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखो दोस्तों, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन है। आप जानते हो भारत सरकार, अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, एक बात बताना, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है और यहां एक गवर्नमेंट कंपनी है। बच्चों आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में 500 वर्कर हैं, यहां पे 700 वर्कर हैं। एक साल का जो इनका टर्नओवर होता है, इनका 1 करोड़ रुपए का होता है और इनका 80 लाख रुपए का होता है। आप बताओ फायदा गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है? आप बताओ फायदा। जो बच्चा कह रहा है ना कि सर मुझे राष्ट्रीयकरण क्या होता है, इसे बताओ, मैं बताऊंगा, अभी जरा ध्यान से सुनना। पहले मुझे ये बताओ कि हमारे फायदा यहां पे तुम्हें प्राइवेट में ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट में ज्यादा हो रहा है? भैया जवाब दीजिए। तो आप लोग कहोगे सर प्राइवेट में। अब प्राइवेट में फायदा क्यों ज्यादा हो रहा है, ये सुनो बेटा। आपको पता है अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो क्या सरकार आपको एक्स्ट्रा काम देगी, एक्स्ट्रा पैसा देगी? ये बताओ जरा संतोष कुमार, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 20,000 रुपए है और आज आपने 2 घंटे काम फालतू किया, मान लो आज तुम्हारी ड्यूटी 8 घंटे की है, तुमने 10 घंटे कर ली, क्या सरकार आपको पैसा देगी? नहीं देगी। लेकिन बच्चों अगर मान के चलना 1 मिनट के लिए, इस कंपनी में 500 आदमी हैं, कितने? 500 वर्कर हैं। इन 500 वर्कर में से, इन 500 वर्कर में से अगर एक वर्कर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो बेटा कंपनी मालिक के लिए कितने घंटे काम हो रहा है? कंपनी मालिक के लिए 1000 घंटे काम हो रहा है। जब इस कंपनी मालिक को 1000 घंटे काम ज्यादा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है इसको पैसा भी ज्यादा मिल रहा होगा। तो ये क्या होगा, इन जो वर्कर हैं
इनको पैसा देगी, लेकिन नाम आपने सुना होगा ओवर टाइम का। किसका? ओवर टाइम का। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल मिलेगा। जी हाँ, आपने देखा होगा दोस्तों, कई जगह ऐसा है कि प्राइवेट नौकरियों में सैलरी कम होती है, जबकि ये ओवर टाइम से ज्यादा पैसा कमाते हैं। जबकि सैलरी कम 5,000 8,000 रुपए, लेकिन ये ओवर टाइम कर करके बेचारे अपना पैसा कमा लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनो, भारत सरकार क्या कर रही थी? भारत सरकार ये कर रही थी कि हर चीज का नेशनलाइजेशन कर रही थी, राष्ट्रीयकरण कर रही थी। क्या कर रही थी बच्चों? हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर रही थी। अब हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो बच्चों आप एक बात बताओ, अगर आज आपके पास पैसा ना रहे तो तुम पैसा किससे लोगे? अगर आज आपका पैसा खत्म हो जाए तो पैसा आप किससे लोगे? तो आप अपने मामा जी से ले सकते हो, बुआ जी से ले सकते हो, दोस्तों से ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर भारत सरकार की स्थिति खराब हो जाए तो, अगर मैं आपसे पूछूं भारत सरकार की स्थिति खराब हो जाए तो हम किससे पैसा लेंगे? तो जब किसी देश की स्थिति खराब हो जाए तो बेटा वो आईएमएफ से पैसा लेता है। सर ये आईएमएफ क्या बला होती है? आईएमएफ के बारे में बताइएगा, या तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। लेकिन मैं पहले आपको आईएमएफ के बारे में बताना चाहूंगा। ये वो सवाल है जो मेरे असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल था। देखो दोस्तों, आईएमएफ होता क्या है? आईएमएफ को बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वो यहां से पैसे लेता है, और ये पैसा दे भी देते हैं। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ये उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री थे। और बच्चों जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे बच्चों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब ये लोग यहां पैसा लेने के लिए पहुंचते हैं, मतलब अपनी बात रखते हैं, तो ये लोग बिल्कुल मना कर देते हैं। और मना इसलिए कर देते हैं दोस्तों, तो इन्होंने कहा कि पहले आप अपने देश में एलपीजी लागू कीजिए। एलपीजी क्या होता है बेटा? एलपीजी सुन लो जरा, एलपीजी क्या होता है? आप में से कोई बच्चा एलपीजी की फुल फॉर्म जानता है? एलपीजी की फुल फॉर्म जानते हो आप में से कोई बच्चा? एलपीजी, ये बात कब की है साथी? ये बात है 1991 की। मतलब हमारे पास में इतना भी पैसा नहीं था कि हम 10 दिन के लिए व्यापार कर सकें। बच्चों इस एल की मतलब होता है लिबरलाइजेशन। एल आई लिखना चाहो तो लिख लो, LIBRELISATION, लिबरलाइजेशन। आगे पी लगा है तो प्राइवेटाइजेशन, और जी लिखा था ग्लोबलाइजेशन होती है बच्चों। रिया आपने ग्लोबलाइजेशन गलत लिखा है, इसे सही कर लीजिएगा। तो बेटा निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। अब मैं सबसे पहले पी उठाता हूं, यानी कि पी, भैया पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। सरकार ने कहा कि आप जो हर चीज को गवर्नमेंट कर रहे हो इसको खत्म करो। इनको क्या है बेटा? लोगों को भागीदार बनाओ, उसमें लोगों की भागीदारी लो इसमें। और भैया ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है पूरे विश्व के लोगों को ये एक न्योता दो कि भारत में वो कोई भी व्यक्ति आके व्यापार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अब बच्चों जैसे मान के चलो आपको भारत में कोई कंपनी खोलनी है, आज सुनना, आपको भारत में कोई कंपनी खोलनी है, तो बच्चों आपको पहले 10 साल तो लाइन में लगना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। क्या लेने के लिए? लाइसेंस लेने के लिए। तब आप अपने देश में जाके कंपनी खोल पाओगे। तो भारत के ही लोग अब 10 साल तक का वेट नहीं कर रहे, भारत के लोग विदेश में जाके पैसा लगा रहे हैं। आपको पता है सरकार के काम कितने डिले होते हैं। तो ये क्या बोलते हैं दोस्तों, ये जो भारत के लोग हैं अब ये विदेशों में जाके कंपनी लगा रहे हैं, कोई विदेशी भारत में आके पैसा नहीं लगा रहा। तो सरकार ने कहा कि जो लाइसेंस है लाइसेंस को खत्म करो। तो भारत को लाइसेंस मुक्त कब करा गया? 1991 में, कि पूरे विश्व के लोगों को न्योता दो, ग्लोबलाइजेशन, जो भी विश्व से पैसा लगाना चाहे भारत में वो लगा सकता है, वो लगा सकता है बच्चों। तो भारत में 1990 की ये स्थिति खराब थी दोस्तों। 10 दिन का रोजगार करने का हमारे पास पैसा नहीं था। एलपीजी की प्रक्रिया अपनाई गई 1991 में, किसके कहने पर? आईएमएफ के कहने पर। आईएमएफ के कहने पर बच्चों। अगला देखो, भारत को लाइसेंस मुक्त कब करा गया? तो बेटा वो करा गया 1991-92 में। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है बेटा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये भी एक सक्सेसफुल रहने वाली योजना थी। 7वीं नहीं, 8वीं बेटा, 7वीं तो बता चुका हूं, 8वीं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 92 में,
और भैया रही कब तक थी? 97 तक, 92 से लेके 97 तक। और ये भी अपने टारगेट को कंप्लीट करेगी लास्ट में, ये भी अपने टारगेट को कंप्लीट करेगी। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, यानी कि WTO। और इनका टारगेट कितना था? अब देखो, अब टारगेट है 5.6 और अचीव कितना किया है? अचीव किया है 6.8। तो बताओ इसे आप क्या कहोगे? सक्सेस कहोगे नहीं कहोगे? तो क्या आप इसे सक्सेस कहेंगे या नहीं? तो बच्चों अब आप इसे सक्सेस कहोगे? मैं तो इसे कहूंगा यार, सक्सेस से भी फालतू है ये तो बच्चों इसके बाद मैं और कोई पंचवर्षीय योजना पढ़ाता नहीं हूं, क्योंकि पेपर में कोई और आती नहीं है ज्यादा। बस एक लास्ट देख लो आप, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसे खत्म कर दिया गया। बस यही आपको पढ़ाना था दोस्तों। अब 10-20 क्वेश्चन कर लो जरा। ये मैं कल कितने क्वेश्चन करा दिए थे आपको? कल कितने क्वेश्चन कराए थे बच्चों आपको? रिया कितने क्वेश्चन कराए थे बिटिया? तो कल मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए थे शायद, मुझे लगता है 6 क्वेश्चन कराए थे। मैं 7वें पर चलता हूं, 7वें पर चल रहा हूं बेटा। यहाँ ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? अगर मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का आपसे समय पूछ रहा हूं तो बेटा ध्यान रखना, तीसरी थी आपकी 1961 से लेकर 66 तक, 61 से लेकर 66 तक। अगला देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट जो भी रहा हो, लेकिन ये अनसक्सेस रहने वाली प्लानिंग थी, अनसक्सेस पूरी तरीके से पिट गई थी बच्चों। ये कृषि पर विकास ये पहला था, औद्योगिक विकास दूसरा था, तो बेटा तीसरा ये है। आगे आंसर सी। अब मैं 10 सवाल आपसे पूछूंगा, मैं कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी कि आपके 10 में से 10 ठीक हो। अगला देखो, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? जवाब दीजिएगा। तो भैया ये तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, इसमें तो कोई पढ़ने वाली बात ही ना यार। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, हाँ ये सवाल रह गया बेटा बताना, ये सवाल मैं आपको नहीं बता पाया, उसके लिए रियली सॉरी, लेकिन आपको यही क्वेश्चन में बता दूंगा कि हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी बेटा, वो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और हरित क्रांति से जो सबसे अधिक फायदा हुआ था वो हुआ था बेटा गेहूं को और चावल को, इन दोनों फसल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। और हरित क्रांति का जो इफेक्ट पड़ा है वो किस किस स्टेट में पड़ा है ये भी आपको बता दूं, यूपी में, हरियाणा में और पंजाब में। ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, ग्रीन रिवोल्यूशन का कहां पर इफेक्ट पड़ा है सबसे ज्यादा, तो यूपी, हरियाणा और पंजाब, यूपी, हरियाणा और पंजाब। यानी कि कृषि को अच्छी तरीके से करना, ये अगर सबसे ज्यादा शुरुआत हुई है तो गेहूं और चावल अच्छी तरीके से यहां पे पैदा किया गया है। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, जर्मनी पंचायत चुनाव की शुरुआत कब की गई थी भैया? पंचायत चुनाव की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ये ध्यान रखना की गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, चलें अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल माना जाता है? तो बच्चों वो माना जाता है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना को। भैया 1 मिनट, एक सवाल थोड़ा मुझे डाउट में लग रहा है। जमीनी स्तर पर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव, हाँ ठीक है, ओके डन। किस, हाँ ये बताओ, योजना अवकाश कब रखा गया था? योजना अवकाश कब हुआ था? तो 3rd 5 ईयर प्लानिंग, 3rd 5 ईयर प्लानिंग, ये आप याद रखना, 3rd 5 ईयर प्लान।
अगला देखो, पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? बेटा 3 साल के लिए रहा है, तो 3 साल वो कौन कौन सी है? 66 से लेकर 69 तक। अगला देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना, अरे यार 3 साल आएगा आंसर, एक ही पे कितने सारे सवाल दे रखे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो भैया कब से कब तक रही? ये रही थी आपकी 69 से लेके चौथी पूछ रहा ना, हाँ ठीक है, 69 से 74 तक। यहाँ के कोई एक काम बताओ, चौथी पंचवर्षीय योजना का एक काम बताओ कोई सा जो आपको याद हो। फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग का एक काम बताओ जो तुम्हें याद हो। भैया यहाँ पे 2 बड़े काम हुए थे। सबसे पहले 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्या बोलते हैं आपका इसरो की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का टारगेट क्या था? तो ऐसे निकाला करो, पहली का, दूसरी का, तीसरी का, तो बचा क्या? चौथी का। बात खत्म हो गई, निकाल दिया 1 मिनट में? नहीं। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही? दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। पहले आप ये बताओ कि मेरे द्वारा कराया गया ये टॉपिक आपको कैसा लगा? मेरे द्वारा ये जो टॉपिक आपको कराया गया ये कैसा लगा, जरा एक बार ये बताओ। क्या किसी बच्चे का अब भी कोई डाउट है? अब कभी कोई भी, और हाँ, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल पढ़ने वाले हैं हम लोग बैंक। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले? बैंक। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा दर्द भी था, लेकिन माता रानी के सहयोग से, आप लोगों के प्यार से हम लोग अपने इस टारगेट को कंप्लीट किए कि भाई मुझे 1 घंटे पढ़ाना है। तो मैंने 50 मिनट पूरी तरीके से आपको दिल से, शिद्दत से पढ़ाया। लेकिन बस अब आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि यार मैं इतनी तकलीफ में अगर आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने गुरु को फीडबैक देके जरूर जाएं कि यार आपका कंटेंट कितना बेस्ट है यार, हमें कुछ अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मैं कह रहा हूं, जो बच्चा मेरी पूरी क्लास कर लेगा, उसे जीएस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गारंटी है बच्चों मेरी। मैं गारंटी से आपसे कहता हूं, संतोष ये बातें मत पूछो, फीडबैक देके जाओ, बस बात खत्म करो, है ना। मर्जी आपकी है, फीडबैक देना नहीं देना कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लग रहा हो कि गुरुजी तो जबरदस्ती कह रहे हैं फीडबैक देना है, नहीं, आपकी मर्जी है बच्चों। आपको अच्छी लगी हो तो क्लास फीडबैक देना, वरना आपकी मर्जी है, बिल्कुल मत देना। साफ बोलना कि समझ नहीं आया, ताकि मुझे भी पता लगे मेरा बच्चा नाराज है, मैं उसे और कैसे समझा पाऊं। वैसे मैं इतना कहना चाहूंगा, मेरे पास इससे अच्छा तरीका आपको समझाने का नहीं है। मैं इतने अच्छे से आपको समझा पाया। नमस्कार, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और बच्चों अभी बता रहा हूं, कल आपको पढ़ाने वाला हूं बैंक। बैंक पढ़ के आना, बैंक क्यों बने, पहला बैंक कहां बना, टारगेट क्या था, ये सारी चीज पढ़ के आना। दुनिया में बनने वाला पहला बैंक किस देश का था? दुनिया में बनने वाला सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? और किस बैंक की जो आपकी शाखा है वो सबसे ज्यादा है? तो सब लोग जरूर पढ़कर आइएगा। और मैं कल आपके सामने टारगेट करूंगा आरबीआई बैंक को। तो कल हम कोशिश करेंगे, पहले अपने देश का जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई बैंक, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। आज वो बैंक भारत सरकार का बैंक है। आज वो बैंक बैंकों का बैंक है। आज वो बैंक भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक बन चुका है बेटा। वो आज भारत का केंद्रीय बैंक है। हम कल उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। खूब अच्छे से पढ़ के आना, और मैं आपको और डिटेल में कल पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों। फीडबैक देके जरूर जाइएगा।